विघटन विधि से मूल वस्तु तक पहुंचने के लिए सोच विचार प्रयोग भी करता रहा है और विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा बनी रही है। कोई वस्तु रहती है, मतलब मानव की कल्पना में ये नहीं आता है कि विघटन करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब कुछ नहीं बचता है ना। तो कह रहे हैं कि कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा बनी रहती है, इसी को अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व का मतलब होने के रूप में कुछ ना कुछ बचा रहना। उक्त मानसिकता के साथ प्रयोग करता हुआ मानव इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां विघटित इकाइयां स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है। ऐसी कार्यरत इकाई को हम परमाणु कहते हैं। यह सब कैसे कार्यरत है इसको समझने की इच्छा भी मानव में बनी रहती। परमाणु के मध्य में एक या अधिक अंश और परिवेश में घूमता हुआ एक से अधिक अंश होने की व्यवस्था है। इससे कम में परमाणु की बात बनती नहीं है। तो मध्य या परिवेश के अंशों की संख्या बढ़ती जाए यह मानव की कल्पना में आ जाता है। फिर ये कहा कि ये सारी जो पृष्ठभूमि है इसके मूल में दो प्रश्न जो है ध्यान में आए। पहला प्रश्न ये आया कि परमाणु अंश परस्परता में पहचान कैसे बना पाए, और दूसरा है पहचानने के उपरांत में व्यवस्था में क्यों हो गए। तो इसके आधार पे जो विचार को आगे बढ़ाया सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से, तो ये समझ में आया कि सहअस्तित्व इसका प्रधान कारण है, क्योंकि व्यापक वस्तु ऊर्जा में संपूर्ण एक एक वस्तु डूबी भीगी घिरी हुई है और व्यापक वस्तु इन सब में पारगामी है। इस कारण से ऊर्जा संपन्नता है और ये ऊर्जा संपन्नता छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाइयों तक है। फिर ये कहा कि ऊर्जा संपन्नता बस ही बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता होना समझ में आया। फिर बल संपन्नता ही सूक्ष्म परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है। तो ये जो बल संपन्नता बस ही जो परमाणु अंश है उनमें परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में रहने की प्रवृत्ति का कारण यहाँ पर बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं। फिर एक दूसरे की पहचान को इस बल के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए मनुष्य का होना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य के माध्यम से ही हम इसको पहचान सकते हैं। यदि मनुष्य नहीं आया होता इस प्रकृति में तो पहचानने वाली कोई इकाई नहीं रहती है ना, पहचानने वाली भी और इसके प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार करने वाली भी। फिर अगली बात बोली गई कि मनुष्य ही प्रवृत्ति कारफलन को पहचानने सहज अधिकार से संपन्न है। इसी क्रम में मनुष्य जब एक दूसरे को पहचानते हैं वहां व्यवस्था के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। जहां जहां इस अर्थ को पहचानने में चूक किए रहते हैं अव्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या का कारण बनते हैं। भैया कौन से पेज पर? दूसरे पेज पर। ठीक है भैया तो ये एक तो पहला है, दूसरा पेज ही होगा। हाँ पलट लीजिए पेज को, दूसरे पे होना चाहिए। हाँ आपने अभी ठीक ही किया था। तो मनुष्य ही प्रवृत्ति कारफलन को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न है और ऊपर भी ये कहा कि मनुष्य का होना आवश्यक है इसको पहचानने के लिए। तो ये पहचानने का जो अधिकार है वो मनुष्य में ही है। क्या पहचानने का? बल संपन्नता को पहचानने का, है ना। बल संपन्नता के कारण से परस्परता और परस्परता के कारण से व्यवस्था, इसको पहचानने का अधिकार। उसी को आगे बताया है कि मनुष्य ही प्रवृत्ति कारफल
फलन को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न है। इसी क्रम में मनुष्य जब एक दूसरे को पहचानते हैं, वहां व्यवस्था के रूप में ही अपने को प्रस्तुत करते हैं। यानी जहां भी मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं, वह व्यवस्था के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। और जहां जहां एक दूसरे को पहचानते नहीं है, इस अर्थ को पहचानने में चूके रहते हैं, अव्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या का कारण बनते हैं। फिर कहा कि इस तरह यह समझ में आता है कि प्रत्येक परमाणु अंश व्यापक में संपर्क होने के आधार पर एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप ही व्यवस्था में कार्यरत हैं। व्यवस्था का कार्य रूप निश्चित आचरण ही है। तो मानव का उदाहरण देके परमाणु की व्याख्या कर रहे हैं, परमाणु अंश की व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे मानव एक दूसरे को पहचानते हैं, उसके आधार पे वो व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और यदि पहचानते नहीं है तो व्यवस्था के रूप में रहते नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से, है ना, इसी तरह से परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप व्यवस्था में कार्यरत हैं, और व्यवस्था का कार्य रूप निश्चित आचरण ही है। फिर कहा कि उक्त प्रकार से, ये जो एनोलॉजी ली बाबा जी ने, उक्त प्रकार से प्रत्येक परमाणु अंश भी ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानना स्वाभाविक है। इस पहचानने का प्रयोजन संयुक्त रूप में आचरण करना और इसे एक शाश्वत नियम के रूप में समझा गया है। इससे यह सूत्र निकलता है कि ऐसे पहचानने के आधार पर ही गठन संगठन होना और गठन संगठन का व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना नित्य वर्तमान है। ठीक है, ठीक है भैया। फिर है इस प्रकार व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु संप्रक्त होना, इसे सहअस्तित्व के रूप में समझ पाना सुलभ हो गया। इस क्रम को सहअस्तित्व नित्य प्रभावित होना हम मानव को स्वीकार होता है। सहअस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार हुआ। हर स्थिति गति के मूल में सहअस्तित्व सुस्पष्ट है। ठीक है, सहअस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार हुआ। हर स्थिति गति के मूल में सहअस्तित्व सुस्पष्ट है। इसको और आगे स्पष्ट किया है बाबा जी ने। इस प्रकार सहअस्तित्व ही विविध क्रिया उनके आचरण के आधार पर होना सुस्पष्ट हुआ। फिर आगे कहा उन्होंने कि परमाणु में कार्यरत अंशों की संख्या भेद होने से आचरण भेद होना पाया जाता है, और ऐसे आचरण भेद के आधार पे परमाणु की प्रजाति और प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करने का मानव ने प्रयास किया है। तो इस धरती पे अभी तक 108 प्रजातियों के परमाणु होने का दावा मानव अभी तक कर चुका है। ये शायद 118 हो गया है, और प्रजाति के परमाणुओं को खोजने की आशा बनाए हुए हैं। परमाणु को इस प्रकार समझने पर व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में हम मानव स्पष्ट हो जाते हैं। तो परमाणु को यदि हम इस परस्पर पूरकता व्यवस्था और उसके मूल में बल संपन्नता के मूल में व्यापक वस्तु में संप्रक्तता, और व्यापक वस्तु में संप्रक्तता में व्यापक वस्तु का पारगामी होना, यदि हम इस रूप में समझते हैं तो व्यवस्था केंद्रित मानसिकता हमारे अंदर उदय होती। तो व्यवस्था केंद्रित मानसिकता के आधार पर फलस्वरूप मानव अपने में सहज व्यवस्था को पहचानने को तत्पर होता है। तो यदि अपने में कहीं व्यवस्था सूत्र हमको, है ना, स्पष्ट होता है, तभी मानव में व्यवस्था को पहचानने के लिए तत्परता देखने को मिलती है। और इसी क्रम में मानवीय आचरण को समझना मानव के लिए सहज हो गया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो व्यवस्था की जो मानसिकता है
उसका स्पष्ट होना और मानव में अपने में सहज व्यवस्था को पहचानने को तत्पर होना, इसी क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना मानव में सहज हो गया। इससे मूल्य चरित नैतिकता का संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन मानव परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना पाया गया। तो ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब मूल्य चरित नैतिकता का संयुक्त रूप है ना, तो मानवीयतापूर्ण आचरण की जो अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन मानव परंपरा में है, उसी के लिए व्यवस्था का आधार होना पाया जाता है। फिर आगे कहा गया कि इसी तथ्यवश, यानी जो मानव में देखा गया इसी तथ्यवश पशु संसार, वनस्पति संसार और खनिज संसार, ठोस तरल विरल रूप में जितने भी प्रजाति गणित हैं, यानी जितने भी प्रजातियों की गणना है, सभी के मूल में परमाणु ही है। जीवन भी एक परमाणु है। ऐसी प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है, हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है। मानव भी निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना चाहता है। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि चाहे कोई भी संसार हो, सभी संसार के मूल में परमाणु ही है। दूसरी बात ये समझ में आई कि एक जीवन परमाणु भी है जो गठनपूर्ण है। तीसरी बात आई कि चाहे वो जड़ परमाणु हो, चेतन परमाणु हो, हर निश्चित परमाणु, हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है। चौथी बात ये समझ में आई कि मानव भी निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना चाहता है। पांचवी बात ये है कि परमाणु संरचना की महिमा आचरण में ही स्पष्ट होती है। यदि आचरण नहीं है तो परमाणु की संरचना की महिमा भी स्पष्ट नहीं होती, यानी स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, प्रभाव भी स्पष्ट नहीं होता। आचरण अपने में क्रिया के रूप में होना पाया जाता है। आचरण कोई स्थिर चीज नहीं है, आचरण क्रिया के रूप में होना पाया जाता है। फिर अगली बात ये कही गई कि परमाणु संरचना के संदर्भ में यही भी स्पष्ट होता है कि परमाणु अंश एक दूसरे के सह अस्तित्व में ही प्रमाणित होते हैं। तो परमाणु रचना के संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि अंश एक दूसरे के सह अस्तित्व में ही प्रमाणित होते हैं। प्रमाणित होते हैं कि मतलब व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होते हैं। फिर है कि जो असीम अवकाश या व्यापक में अलग रहने वाले परमाणु अंश, मतलब जो किसी परमाणु की व्यवस्था में नहीं है, ऐसे परमाणु अंश जो है व्यवस्था रूपी आशय को प्रमाणित नहीं कर रहा है, प्रमाणित किए नहीं रहता है, ऐसा बोल। तो विज्ञान भी इस बात को कह रहा है कि जो परमाणु अंश परमाणु में नहीं रहते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो अनसर्टेन रहता है। इसलिए असीम अवकाश में घूर्णन रूप में कार्य करता हुआ जो अंश है वह दूसरे अंश की तलाश में रहता है, अंततः किसी दूसरे परमाणु में समा जाता है या दूसरे परमाणु अंश के साथ मिलकर एक निश्चित परमाणु बना लेता है। ठीक है, इससे यह पता लगता है कि, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि परमाणु गठन के उपरांत ही व्यवस्था का प्रकाशन, परमाणु के गठन के उपरांत ही व्यवस्था का प्रकाशन है। और दूसरी बात ये पता लगती है कि व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में आचरण का प्रकाशन होता है। यही भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट होता है। ये दोनों बातें, परमाणु गठन के उपरांत ही व्यवस्था का प्रकाशन और दूसरी बात है व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में आचरण का प्रकाशन, यही भौतिक रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट है। परमाणु संरचनाएं एक से अधिक अंशों पर आधारित होना स्पष्ट हो चुका है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि हर प्रजाति का परमाणु स्वचालित रहता है, इनका आचरण निश्चित होता है। तो क्या क्या बात पता लगी कि परमाणु संरचनाएं एक से अधिक अंशों पर आधारित रहना स्पष्ट हो चुका है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि हर प्रजाति का परमाणु स्वचालित रहता है। स्वचालित रहता है यानी उसमें स्वयं स्फूर्त अक्षय ऊर्जा क्रियाशीलता जो है वो बनी रहती है।
इनका आचरण निश्चित होता है, और ये बात पता लगी कि इनका आचरण निश्चित होता है। फिर ये भी पता लगा कि हर परमाणु की संरचना मध्यांश और परिवेशों में कार्यरत अंशों के रूप में समझ में आती है। फिर और स्पष्ट हुआ कि परिवेशों में जितने भी अंश कार्य कर रहे हैं उतने अंश मध्य में होते ही हैं। इससे अधिक होना भी संभावित है, मतलब परिवेश में जितने अंश हैं उतने ही अंश केंद्र में भी होते हैं, और कई बार ये अधिक भी हो सकते हैं। तो परिवेशों का मतलब मध्यांश के सभी ओर चक्कर काटता हुआ अंशों से है। परिवेश का मतलब है जो मध्यांश हैं, मध्य में जो अंश हैं उनके चारों ओर जो चक्कर काट रहे हैं उन अंशों को परिवेश कह रहे हैं। ऐसे परिवेश एक से अधिक होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 4 से अधिक होने पर घटने और 4 से कम होने पर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। यदि ऐसे परिवेश 4 से अधिक हैं तो उनमें घटने की प्रवृत्ति रहती है, और यदि 4 से कम है, 1-2 है, तो बढ़ने की संभावना रहती है ना, वो 4 तक जाती। ऐसे परमाणु विभिन्न संख्यात्मक स्थिति में अपने अपने प्रजाति के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, जिसको हम लोग पीरियडिक टेबल में देखते हैं। इन परमाणुओं में निहित मध्यांशों की संख्या के आधार पर भार रहता है। साइंस भी ऐसे ही कहता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण से रहता है। तो बाबा जी भी इसी बात कह रहे हैं कि इन परमाणुओं में निहित मध्यांशों की संख्या के आधार पर भार रहता है। इसी स्वरूप में निहित भारवश एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानते हुए एकत्र हो जाते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। ये जो भार रहता है, इन्हीं भार के कारण से एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानते हुए एकत्रित हो जाते हैं, उसको अणु कहते हैं। जैसे हम H2O2 आदि बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे अणु ठोस तरल विरल रूप में पाए जाते हैं। तो ये अणु जो है वो तीनों रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में, तरल रूप में, विरल रूप में। ठोस रचनाएं धरती जैसे बड़े बड़े रचनाओं के रूप में स्पष्ट हो चुकी है ना। जैसे अपनी पृथ्वी है, और इससे भी बड़ी बड़ी रचनाओं के रूप में ठोस रचनाएं जो हैं वो स्पष्ट हो गई है। तरल वस्तु ही रासायनिक संसार की प्रारंभिक वस्तु मानी जाती है। तो ठोस के बाद जब तरल वस्तु आई है ना, जैसे पानी आया, तो पानी जो है ठोस रचना के साथ क्रिया करके रासायनिक क्रिया को शुरू किया। तो ठोस रचनाएं धरती पे बड़े बड़े रचना के रूप में, धरती जैसी बड़ी बड़ी रचनाओं के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। तरल वस्तुएं ही रासायनिक संसार की आरंभिक वस्तु मानी जाती है। यह सब यौगिक विधि से होता है। तो बाबा जी ने यौगिक और मिश्रण का परिभाषा दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि यह सब यौगिक विधि से होता है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव केवल इसको अध्ययन करता है। अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि इनके साथ सहज कार्य व्यवस्था को पहचानना संभव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मानव का इसमें कोई योगदान नहीं है। जो भी रचनाएं बनी हैं इसमें मानव केवल इनका अध्ययन करता है, और अध्ययन भी इसलिए करता है ताकि इसके साथ सहज कार्य व्यवस्था को पहचानना संभव हो जाता है। फिर आगे उन्होंने लिखा, जो पहले जो कहा गया कि जो तरल वस्तु है वो रासायनिक संसार की आरंभिक वस्तु मानी जाती है, उसी के क्रम में आगे कहा कि रसायन द्रव्यों के आधार पर ही पुष्टि तत्व और रचना तत्व के योगफल में प्राण कोशिकाओं का क्रियाकलाप स्पष्ट होता है। तो जो रासायनिक द्रव्य जब तैयार हो गए, उन्हीं के आधार पे उनमें प्रोटीन्स और हार्मोन्स जैसी चीजें बनी है ना, जिनको पुष्टि तत्व रचना तत्व कह रहे हैं। उनके योगफल में प्राण कोशिकाओं का क्रिया जो है वो स्पष्ट हुआ। भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप के मूल में परमाणु और अणु ही क्रिया करता हुआ पहचानने में आता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, चाहे रचना कोई भी हो, उन सब
रचनाओं के मूल में कोई ना कोई परमाणु या अणु ही क्रियाकलाप करता हुआ पहचानने में आता है। इस प्रकार अणु स्वरूप में निरंतर व्यवस्था के रूप में ही काम करता है। इस प्रकार अणु अपने स्वरूप में निरंतर व्यवस्था के रूप में काम करता है, ये स्पष्ट होता है। व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमाण व्यवस्था क्रम में आगे की स्थिति गति स्पष्ट होने से है। आगे की स्थिति गति का मतलब प्राणावस्था का है ना। तो अणु जो है वो रासायनिक क्रिया करते हुए प्राण कोशिकाओं की रचना करते हैं और प्राण कोशिकाओं में भी जो है स्थिति गति स्पष्ट होती है। और स्थिति गति को दूसरे अर्थों में कहते हैं वर्तमान में होने से। फिर आगे ये कहा गया कि प्रत्येक परमाणु और अणु अपने प्रजाति का एक सीढ़ी होना पाया जाता है। सीढ़ी का तात्पर्य है उसकी यथास्थिति और उसकी निरंतरता से। जैसे दो अंशों के परमाणु के रूप में एक यथास्थिति है, यही एक सोपान है। इनका निश्चित आचरण ही इनका वैभव है। तो दूसरे अर्थों में कहें कि हर परमाणु और अणु जो है वो अपनी एक परंपरा बना लेता सजातीयता के रूप में, है ना, जिसको हम लोग यथा स्थिति कह रहे हैं, उसकी निरंतरता है। जैसे दो अंश के परमाणु जो हैं के रूप में एक यथा स्थिति है, वैसे ही बाकी जितने भी अंशों के परमाणु हैं वो भी एक यथा स्थिति में रहते हैं। यही सोपान है। इनका निश्चित आचरण होना ही इनका वैभव है और इन सभी परमाणुओं का जो वैभव है वो उनके निश्चित आचरण के रूप में है। अंकल, इसमें सोपान और वैभव का क्या मतलब हुआ? वैभव का मतलब आचरण, सोपान का मतलब है एक अपनी परंपरा को बना लेना। ऐसा जैसे हाइड्रोजन जो है एक ही जगह पे रहती है ना, जैसे लोहा लोहे के साथ इकट्ठा हो जाता है ना, लोहे के जो परमाणु हैं लोहे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो एक प्रकार से एक इस स्थिति में आ जाते हैं, जिसको यथा स्थिति भी कह रहे हैं। यथा स्थिति कोई सोपान कह रहे हैं, क्योंकि फिर एक यथा स्थिति से दूसरी यथा स्थिति है, तो जैसे ही अंशों की मात्रा बढ़ती है तो वो दूसरी यथा स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा, तो जो हम यथास्थिति कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो उस समय उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी परंपरा अस्तित्व में बनी रहती है, मतलब हाँ, ऐसा। ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक। और वैभव का मतलब होता है कि ऐसी यथास्थिति सहज उनका एक निश्चित आचरण होता है, उस रूप में वैभव। ऐसा निश्चित आचरण होना ही आगे सोपान का आधार होना बन जाता है या बना ही रहता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो निश्चित आचरण होता है ये अगले सोपान यानी विकास क्रम की ओर जो है या विकास क्रम का आधार बना रहता है या बन जाता है, ऐसा क्या। तो ये जो निश्चित आचरण है ना, निश्चित आचरण करता हुआ अणु परमाणु जो है विकास क्रम में है, ये स्पष्ट होता है। और ये विकास क्रम जो है क्रमशः आगे बढ़ता जाता है और ये विकास क्रम के रूप में ही बहुत सारी प्रजातियों के परमाणु हम पहचानते हैं, जिनमें अंशों की मात्रात्मक वृद्धि के रूप में पहचानते हैं। आगे जाके ये भी कहा गया कि यही जो है, ये जो क्रम है, ये गठन पूर्णता में पूरा हो जाता है। तो विभिन्न संख्यात्मक अंशों वाले परमाणु अणु का निश्चित आचरण स्थापित हुआ ही रहता है। यही एक अद्भुत स्वयं स्फूर्त व्यवस्था स्वरूप मानव के समक्ष सुस्पष्ट है। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ऐसे भौतिक अणु भैया, ऐसे, हाँ जी, ये जो इसके ऊपर वाला पैराग्राफ का लास्ट लाइन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ भैया। व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमाण व्यवस्था क्रम में आगे की स्थिति गति स्पष्ट होने से, फिर ब्रैकेट में वर्तमान होने से है। स्थिति गति तो समझ में आएगी, व्यवस्था में जो काम कर रहा है तो अपनी स्थिति गति में रहते हुए काम कर रहा है। इसका ब्रैकेट में वर्तमान होने से है, ये थोड़ा सा। वर्तमान होने का मतलब अपने अस्तित्व के साथ होने से।
अच्छा। अस्तित्व का जो जो भी है, यदि कोई चीज है और वो बनी रहती है, तो जो बनी रहती है इसी का नाम वर्तमान अच्छा अच्छा। है तो ना? परंपरा परंपरा में रहना बेसिकली वर्तमान में हो, हाँ, उसका बना रहना। बना रहना। हाँ, ठीक है। भैया कहने अ, हैं, कभी ऐसा नहीं आता कि वो नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। कल्पना में उस रूप में होने की निरंतरता है, उसी को अस्तित्व भी कहते हैं। उसी को हम शाश्वतता भी बोल रहे हैं। शाश्वतता का मतलब है जो जैसा था वैसा बना रहता है। So continuity of existence बोल सकते हैं भैया? एग्जिस्टेंस का मतलब ही कंटिन्यूटी होता है। एग्जिस्टेंस यानी, हाँ है हाँ ना, हाँ, राइट राइट। जो है ना। भैया एक डाउट है इधर पे, मतलब ऐसा कहा गया कि परमाणु का जो भार होता है उसके नाभिक से होता है, ऐसा साइंस में भी कहा गया है। हाँ जी, लेकिन वो इसमें कहा गया है कि कोई भी परमाणु उसमें भार होता है उसके नाभिक में, और वो दूसरे को इस भार की वजह से पहचान पाता है, ये नहीं समझ में आया। तो ये जो अपना न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें कम ज्यादा होने के आधार में ही आकर्षण विकर्षण होता है। जी उस आधार पे कहा कि वो पहचान लेती है। ये अच्छा, साइंस भी कहता है इस बात को, है ना। जी समझ गया मैं। समझ रहे हैं ना? यदि परिवेश के संख्या से ज्यादा है और परिवेश में जो संख्या है उससे कम है, यदि कम है तो वो ग्रहण करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। ज्यादा है तो विकर्षित होगा। जी विस्मय। अब ये पुष्टि तत्व और रचना तत्व जो था, इसमें ये बेसिकली जो केमिकल जो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, हम्म रसायन द्रव्यों हम्म के आधार पर, मतलब भौतिक क्रिया से नहीं, केमिकल रिएक्शन से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये जब लिखा। भौतिक भौतिक क्रिया जो है ना, जब तरल पदार्थों के संपर्क में आती है, अच्छा, भौतिक क्रिया जब तरल पदार्थों के संपर्क में आती हाँ, जिसको हम लोग भौतिक संसार कह रहे हैं ना, है। तो जैसे ही वो तरल पदार्थ यानी पानी या पानी जैसे अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आती है, तब रासायनिक क्रिया शुरू होती है। तो रासायनिक क्रिया शुरू होती है तो अम्ल और क्षार बनते हैं। अम्ल और क्षार ही जब आगे विकसित होके प्रोटीन और हार्मोन्स बनते हैं ना, प्रोटीन और हार्मोन्स में क्रमशः विकास पूर्वक प्राण कोशिकाएं बनती है। फिर प्राण कोशिकाओं से जो है वनस्पति संसार बनता है। फिर वनस्पति संसार के विरचित होने से जीव संसार आता है, जो स्वेदज अंडज पिंडज के रूप में है। तो पहले स्वेदज संसार आता है जो वनस्पतियों के सड़ने से बनता है ना। फिर ये जो स्वेदज संसार है उसी में अंडे की विधि स्थापित हो जाती है, उससे अंडज संसार बनता है। फिर अंडज संसार जो है क्रमशः विकसित हुए पिंडज संसार का आधार बनता है ना। तो ये सब एक एक सीढ़ी है, एक एक सोपान है, तो जिसको अपन प्रोटीन विकास। और हार्मोन बनने के बाद दिया, फिर ये फर्दर जो है अणुओं से मिलके प्राण कोशिकाएं बनाते हैं। मतलब यहाँ से जो है प्राण, जो ब्रीथिंग वाली कोशिकाएं है, वो श्वसन क्रिया चालू हो जाती है, ऐसा। जी जी जी, ऐसे ही। अच्छा जी, हाँ, ठीक ठीक ही है तो आप समझ रहे हैं। जी। हाँ। इसके बाद है कि ऐसे भौतिक अणु और परमाणु रासायनिक क्रिया में भागीदारी करता हुआ प्रत्येक स्थिति गति के रूप में अध्ययनगम होता है। तो जो अणु परमाणु जो है रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हुए अपनी स्थिति गति के रूप में अध्ययनगम होता है। इनका जो अध्ययन है मूल रूप से रसायनों में ही होता है। और इन सभी अणु परमाणुओं का सुस्पष्ट प्रयोजन धरती जैसी बड़ी रचना के रूप में स्पष्ट होता है। मतलब ये सब क्रिया करते करते धरती जैसी बड़ी रचनाओं को भी बनाते हैं। और धरती जैसी बड़ी रचनाओं को अध्ययन करने पे अणु परमाणुओं का प्रयोजन स्पष्ट होता है। मतलब उनमें जो क्रियाशीलता है, उसमें जो गति है, उसमें जो विकास की प्रवृत्ति है, उसमें जो आचरण का प्रकाशन है ना,
ये प्रकाशन जब हम पृथ्वी जैसी बड़ी व्यवस्था, बड़ी रचना की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है इन सब के मूल में जो परमाणु में जो क्रिया है उसी का प्रकटन प्रकाशन है। ये समझ में आया? हाँ भैया। आज योगेश भाई नहीं है क्या? हाँ भैया। हेलो भैया, हैं नमस्ते। आप? हाँ हाँ, बिल्कुल हो भैया। तो मैंने कहा भैया स्पष्ट हो रहा है ना? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ भैया। तो इन सभी अणु परमाणुओं का सुस्पष्ट प्रयोजन धरती जैसी बड़ी रचना के रूप में स्पष्ट होता है। यह इस बात का द्योतक है कि धरती पर रासायनिक क्रिया आरंभ होने से पहले जितने प्रजाति के अणु परमाणु का होना आवश्यक है वह नियति सहज विधि से ही संपन्न हुआ रहता है। तो नियति सहज विधि का तात्पर्य सहस्तित्व विधि से है। यही प्रजातियों के, ये सभी प्रजातियों के अणु परमाणु से संपन्न होने के उपरांत ही यौगिक प्रवृत्ति या प्रक्रियाएं संपन्न होती रहती है। तो कोई भी जो पृथ्वी है, कोई भी जो प्लेनेट है, ग्रह है, उपग्रह है, आदि आदि जो भी बड़े पिंड हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें यौगिक क्रिया तभी होती है जब उनमें जो सभी प्रजाति के अणु परमाणु जो है उससे संपन्न हो जाती है। तो जहां जहां पर ये जो अणु परमाणु के रूप में विकास करने और रचना करने की जो प्रवृत्ति है अभी पूरी नहीं हुई है, उन ग्रह गोलों में यौगिक क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है रासायनिक क्रिया के रूप में। इस धरती पर इसका गवाही सुस्पष्ट है। इस पृथ्वी पर हम इसको देख रहे हैं ना। उक्त सभी प्रकाशन पदार्थावस्था में अणु परमाणु प्रजाति के आधार पे होना और अणु परमाणुओं की प्रजातियां परमाणु अंशों की संख्या पर निर्भर रहना सुस्पष्ट है। अंशों की संख्या बदलना या बदलने के फलस्वरूप ही परिणाम है। ऐसे परिणामों की निरंतर बने रहते ही हैं, ऐसे परिणाम निरंतर बने रहते ही हैं। जैसे कोई अंश वृद्धि से कोई एक परमाणु बन जाता है। सपोज मान लीजिए लोहे का परमाणु बन गया है ना, तो वो जो पिछला परमाणु था उसके तुलना में एक नया परिणाम पैदा हो गया। फिर ये जो लोहे का परमाणु है वो बना ही रहता है। इसी को कह रहे हैं कि उसकी परंपरा बन जाती है, यानी वो निरंतरता के अर्थ में बना रहता है। उन्हीं में से कोई एक परमाणु अंश और अग्रिम विकसित होकर नई प्रजाति के परमाणु को बनाता है। इसी क्रियाकलाप का नाम प्रस्थापन और विस्थापन है। प्रस्थापन का मतलब है अंशों का बढ़ना, विस्थापन का मतलब अंशों का घटना, है ना। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। फिर लिखा है परमाणुओं में प्रस्थापन विस्थापन परिणाम सहज आशय को पूरा करने के लिए ही बना रहता है। तो ये जो परमाणुओं में प्रस्थापन विस्थापन हो रहा है और उसके आधार पे अनेक प्रजाति के परमाणुओं की यथा स्थितियां जो हैं इस पृथ्वी पे बन गई हैं, उसी का अध्ययन करने से पता लगता है कि उसमें एक कोई निहित आशय है और उस आशय को समझने जाते हैं तो वो व्यवस्था ही है, ऐसा स्पष्ट होता है। तो परमाणु में प्रस्थापन विस्थापन परिणाम सहज आशय को पूरा करने के लिए ही बना रहता है। इसी में एक दूसरे के साथ पूरक होने की प्रक्रिया का आशय भी संपन्न होता है। तो ये जो रासायनिक क्रिया करते हुए जितने भी प्रजाति के अणु परमाणु रस रसायन बन जाते हैं, तो इनमें भी विकास के आशय को पूरा करने की पूरक प्रवृत्ति का होना पाया जाता है, जो परमाणुओं में भी रहता है, परमाणु के अंश में भी रहता है। तो किसी भी अंश से कुछ अंश विस्थापित होने से पूर्व वह परमाणु आवेशित रहना पाया जाता है। आवेशित होने के फलस्वरूप ही
किसी परमाणु से विस्थापन होना संभव होता है, वह अंश किसी परमाणु में समा जाता है। इसी क्रिया का नाम प्रस्थापन है। तो पहले वो किसी से विस्थापित होगा और जब वो किसी में समाएगा, ये दो स्थिति हैं। तो जब वो किसी से निकलेगा तब वो विस्थापन की स्थिति है, और जब वो किसी में समाएगा उसका प्रस्थापन स्थिति है। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि पहले विस्थापन तभी होता है जब वो आवेशित होता है। आवेशित होने का मतलब है जब उसमें परिवेश में अंश बढ़ जाते हैं, उस स्थिति में ही होता है। इस प्रकार विस्थापित होने के बाद विस्थापित परमाणु स्वभाव गति में होता है, और प्रस्थापित परमाणु प्रस्थापित अंशों को समा लेने के बाद उत्सर्जित होकर स्वभाव गति प्रतिष्ठा में होता है। तो क्योंकि परमाणु में आवेश आ जाता है ना, तो आवेश से मुक्त हो जाता है जब वो अपने ऐसे अंश को जो उसमें अतिरिक्त है, अजीर्ण है, जब वो उसको निकाल देता है ना। और इसी तरीके से जो भू का परमाणु है उसको अपने में समा लेता है। तो दोनों स्थिति में वो उत्सर्जित होते हैं या स्वभाव गति प्रतिष्ठा में हो जाते हैं। तो आवेश में ही ये प्रस्थापन उत्सर्जित और उत्सर्जित होने का क्या मतलब है? मतलब स्वभाव गति में आ गए तो उसमें उत्सव कहाँ? मतलब आवेश खत्म हो गया उनका। आवेश का ना रहना ही स्वभाव गति। अच्छा, उसी को उत्सव बोला है। जैसे मानव में गुस्सा आता है ना, तब वो स्वभाव गति में नहीं है। जब स्वभाव गति गुस्से से मुक्त हो जाता है तो स्वभाव गति है ना। जब वो गुस्से से मुक्त रहता है तो उत्सर्जित रहता है, और जब स्वभाव गति में नहीं रहता है यानी आवेश में रहता है तब वो उत्सर्जित नहीं रहता है ना। तो किसी का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो क्या होता है, वो स्वभाव गति में आ जाता है। तो जिस कारण से गुस्सा था, मतलब जैसे परमाणु में जिस कारण से भी आवेश था, वो कारण निकल गया, विस्थापित हो गया ना। तो इससे वो अपने स्वभाव गति में आ गया। और किसी को कम लग रहा था, उसने अपने में समा लिया, वो उत्सर्जित हो गया, तो उसको मिल गया ऐसा। अच्छा, और जिसके अंदर कम अंश होते हैं वो आवेशित नहीं होता है? हैं? जिस परमाणु में कम अंश वो होते भी हैं आवेशित होता है ना। तो वो धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। मतलब जिसमें ज्यादा हो जाता है वो ऋणात्मक हो गया, जिसमें कम होता है वो धनात्मक होता है। क्योंकि जो अंश में ज्यादा है परिवेश में कम है, इस कारण से धनात्मक प्रभाव रहता है। और यदि केंद्र में कम है और परिवेश में ज्यादा है तो ऋणात्मक होगा। हम इसी को तो नेगेटिव और पॉजिटिव बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया तो जो प्रोटॉन का प्रभाव है, यानी जो पॉजिटिव जिसको धनात्मक बोल रहे हैं, वो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है। ये तो भैया जो ऐसी स्थिति कैसे आती है कि अपन जैसे शुरू से देख रहे हैं कि अंश जो है वो व्यवस्था के होने के रूप में एक साथ आते हैं, परमाणु बनता है, और उसके बाद नाभिक में एक होगा अंश, उसके बाद परिवेश में एक होगा, और भी परिवेश हो सकते हैं ऐसा बताया बाबा जी ने, उसमें भी हो सकता है। तो एक परमाणु अगर बन गया, जैसे मैंने लोहे की बात करी, तो अब तो वो सेटल हो गया, वो लोहा बन गया। अब वो आवेशित और इस तरीके से उसमें होगा क्या, फिर उसमें और परमाणु ऐड होंगे क्या? हाँ, वही पूरा क्रियाकलाप के रूप में होंगे, क्योंकि लोहा जो है ना, लोहा बनने के बाद रासायनिक क्रिया में भाग लेता ही रहता है ना। तो उस रासायनिक क्रिया में भाग लेते हुए उसमें पूरा क्रिया के रूप में किसी परमाणु अंश में अग्रिम अंश समा जाएगा। तो उससे लोहे से आगे की रचना बनेगी, या उसमें से अंश निकल जाएगा। उस स्थिति में वो वापिस है ना किसी और प्रजाति के उसमें बदल जाएगा। ये परिकल्पना रही है, बहुत पहले से रही है। हम लोग भी जो वैदिक परंपरा में इसका चर्चा रहा है ना। आयुर्वेद में भी लोग कहते थे कि सीसा से सोना बनाया जा सकता है ना। जो पारा होता ना, पारे से जो है वो सोना बना सकते हैं।
कुछ कुछ रासायनिक क्रिया करके, पता नहीं वो होता है कि नहीं होता, लेकिन हम्म, इतना तो पता लगा है कि यूरेनियम जब टूटता है तो वो अपने से छोटे परमाणु प्रजाति में बदल जाता है, जैसे जिसको रुबिडियम स्ट्रांसियम बोलते हैं ना, उसमें आ जाता है। और इन दोनों जो ये नए जो तत्व वहाँ उपस्थित नहीं थे जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यूरेनियम में, तो ये तत्व वहाँ होते नहीं है, तो ये तत्व कहाँ से आ गए? तो उसमें परिकल्पना यही बनती है कि कुछ अंश निकल गए किसी परमाणु में, उसके कारण से ये विकसित हो गए, है ना। हाँ, मतलब और आपने आपने एक चीज और कही थी कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि अंश जो है वो व्यापक में फ्री घूमते रहे, किसी न किसी परमाणु के रूप में रहते ही हैं वो। हाँ, वो किसी न किसी में तो समा अब जाते हैं। ये विस्थापन और ये जो चीज है ये बनी रहती है, ऐसे तो अंश तो अलग से आएंगे नहीं कहीं से। कहाँ से आएंगे? अंश की कोई हाँ। उत्पत्ति है नहीं, है ना। हाँ, तो फिर यही एक प्रक्रिया है इस तरीके से। तो यही और आपस में आदान प्रदान ये चलता रहता है। तो ये व्यवस्था में किसी जैसे किसी एक मेटल की या किसी एक धातु की कमी है या तरल पदार्थ की कमी है, उसको बनाने के लिए ये करते रहेंगे प्रयास हाँ ताकि वो चीज बन जाए, जो आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ी थी कि हर एक चीज का एक आशय संपन्न है, ऐसा कुछ। हाँ, तो ये जो आशय है ना, जो प्रक्रिया का आशय भी संपन्न हुआ रहता है, ऐसा लिखा था। किसी में एक दूसरे के साथ पूरक होने की प्रक्रिया का आशय, तो पूरक होने की प्रक्रिया बनी रहती है। अभी क्या है, हमारे चित्रण में लोहा जो है ना, लोहे के रूप में आता है, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, उस रूप में आता है। लेकिन जब लोहा रासायनिक क्रिया करता है तो कई प्रकार के रसायन बनाता है वो, है ना। जिसको जिसको हम लोग, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कहें कि वो पानी के साथ मिलके जो है आयरन ऑक्साइड बना दे, तो आयरन ऑक्साइड लोहे जैसा नहीं होता है, वो अलग प्रकार का एक रसायन बन जाता है। जैसे हम लोग ब्लड में आयरन को देखते हैं ना, तो ब्लड में आयरन को देखते हैं तो वो वैसा आयरन नहीं होता जैसा हमारे चित्रण में बना हुआ है ना लोहा, में आयरन नहीं रहता है। और वो ब्लड में आयरन जो है अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है ना, तो आयरन की कमी होती है तो पूरकता की प्रक्रिया जो है ना आशय संपन्न नहीं होता है, इसलिए हम जी। कहते हैं कि भाई आयरन कमी है, आयरन खाना पड़ेगा, है ना। तो आयरन को फिर से ब्लड में उसी एक संतुलन की जगह पे ले जाना पड़ेगा। इसी से ये पता लगता है कि ये एक दूसरे के पूरक प्रक्रिया में विकास का आश्रय उसमें रहता है, और विकास के आश्रय के साथ साथ जो है व्यवस्था में भागीदारी का भी आश्रय रहता है। जैसे कोई भी खनिज खनिज या कोई भी तत्व है ना, जी। जैसे जैसे लोहा या कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होता है, या पोटेशियम कम होता है, सोडियम कम होता है ना, तो ये जब कम होते हैं तो जो शरीर की व्यवस्था में भागीदारी है वो पूरी नहीं हो पाती। इसका मतलब है कि ये जो खनिज हैं इनमें कोई एक आशय संपन्नता है ना। क्या आशय संपन्नता है? व्यवस्था में भागीदारी की आशय संपन्नता है, ये स्पष्ट होता है, ठीक है ना। और दूसरा उसमें विकास की प्रवृत्ति भी रहती है, रासायनिक क्रियाओं में हुआ, लेकिन जो भौतिक क्रियाएं हैं, जैसे जैसे सूर्य के अंदर जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो भौतिक क्रिया हो रही है, उस क्रिया में नए प्रजाति के जो परमाणु हैं वो बनने का प्रक्रिया चलता रहता है। जैसे ये पृथ्वी जब अति तप्त अवस्था में रही होगी तो उसके उसमें जो है नए नए प्रजाति के परमाणु बनने की प्रोसेस होगी, है ना। यदि हम विकास को थोड़ा समझने का प्रोसेस करें तो देखिए, जो परमाणु है वो रासायनिक क्रिया में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, इसको हम अपने शरीर में समझ सकते हैं। तो शरीर में कैल्शियम है ना, कैल्शियम अपने आप में एक एलिमेंट है ना, यानी एक प्रजाति का परमाणु है ना। सोडियम है, पोटेशियम है ना, आयरन है, और भी कई होते हैं, है ना। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, इसलिए यदि गोल्ड की कमी हो जाती है तो स्वर्ण भस्म आदि बनाते हैं ना, और सिल्वर की कमी होती है तो रजत भस्म बनाते हैं, और पारा भी होता है, पारे की भस्म बनाते हैं ना। तो वो कई कई व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में उपयोगी होता है। तो ऑलमोस्ट मानव शरीर में सभी प्रकार के हेलो।
डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ भैया। ये समझ में आया ना? हाँ, क्या भैया मानव शरीर में आप जो कह रहे थे वो कट गई थी मैं कह लाइन। रहा था कि ऑलमोस्ट जो है सभी प्रकार के, सभी प्रजाति के परमाणुओं की भागीदारी रहती है मानव शरीर में। मानव शरीर एक ऐसी रचना है जिसमें सैकड़ों प्रकार के अणु परमाणुओं की भागीदारी रहती है। ठीक है, वो वाली बात होगी भैया जो लघु मूल और दीर्घ, मतलब जो अपन जो हाँ सभी ऐसे कुछ ही। समाहित रहते ही, मतलब वो हम्म, सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी। हम्म। तो अनेक प्रकार के अणु परमाणु अणु है ना, तो परमाणुओं को अपन एलिमेंट्स बोल रहे हैं, एलिमेंट्स के रूप में। और अणु है ना, अणु भी रहते हैं, फिर यौगिक भी रहते हैं, रसायन भी रहते हैं, प्रोटीन्स भी रहते हैं, हार्मोन्स भी रहते हैं, है ना। इसके अलावा प्राण कोशिकाएं रहती हैं, प्राण कोशिकाओं के बनने का प्रक्रिया रहता है, वो किसी एक निश्चित जगह पे बनती रहती हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि बोन मैरो जो होता है ना, वहाँ प्राण कोशिकाएं बनती, नई प्राण कोशिकाएं बनने की प्रोसेस रहती है। क्योंकि जो भी अंग अवयव होते हैं उनमें प्राण कोशिकाएं जो है वो 6 साल में पूरी बदल जाती हैं। जैसे अभी हार्ट में जितनी प्राण कोशिकाएं काम कर रही हैं, 6 साल बाद एक भी पुरानी कोशिका नहीं रहेगी, नई कोशिका आ जाएगी, है ना। तो सभी अंग जो हैं इससे रेजिनोवेट होते रहते हैं ना, उनका पुनर्रचना जो है वो होती रहती है और इसकी निरंतरता बनी रहती है। इसी का नाम जो है शरीर क्रिया है। ये समझ में आता है भैया? तो जैसे नाखून बढ़ जाते हैं और काट देते हैं, वो भी वही हुआ क्या? नाखून भी बढ़ जाते हैं, स्किन भी बदलती रहती है, मांस में जितनी प्राण कोशिकाएं हैं वो भी सब बदलती रहती हैं, है ना। पुरानी जो है नष्ट होती रहती हैं, वो सब निकलती रहती हैं, कभी नाखून के रूप में, बाल के रूप में, पसीने के रूप में, मलमूत्र के रूप में, है ना, आदि आदि सब रूप में सब वो। और सड़ती भी रहती हैं। एक समय ऐसा आता है ओल्ड एज में जब प्राण कोशिकाएं जो हैं वो सड़ना शुरू करती हैं, इसलिए उनके मल मूत्र आदि सब में सड़ने की बात आने लगती। नई बनना कम हो जाती है और पुरानी सड़ने लगती। पुरानी जो है डिकम्पोज होने का स्पीड बढ़ जाता है। उसी को हम लोग कह रहे हैं वृद्धावस्था, है ना, जिसको अपन वृद्धावस्था कहते हैं ना, उसका मतलब ही इतना ही है, बस और कुछ नहीं। यानी नई प्राण कोशिकाएं बनने का गति जो है वो कम हो गया है और पुरानी जो प्राण कोशिकाएं हैं वो तेजी से क्षय हो रही है। ऐसी स्थिति में शरीर के सभी अंग अवयव जो हैं क्रमशः शिथिल पड़ते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलवर हो जाते हैं। तो भैया प्राण कोशिकाएं जो सेल हैं बॉडी के, उनको सेल्स को आप प्राण कोशिकाएं बोल रहे हैं क्या? सेल्स, सेल ही तो है और क्या है, सेल को ही तो हिंदी में प्राण कोशिका बोलते हाँ। हैं। तो ये जो आपने बताया कि ये ओल्ड एज में ये जो सेल बनने बंद हो जाते हैं, तो इसको हाँ। अगर इस रूप में देखा जाए तो ये प्रस्थापन विस्थापन का जो प्रोसेस है ये काफी कम हो जाता है, मतलब उस समय फिर नए रिएक्शंस और केमिकल बनना बंद हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। और दूसरा इसको ये मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, जी, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया इसी को कहते हैं भैया। हिंदी में चयापचय प्रक्रिया बोलते हैं। कोशों का बनना और कोशों का खत्म होना। एक उम्र तक कोशों का बनना ज्यादा रहता है, खत्म होना कम रहता है। एक उम्र के बाद कोशों का खत्म होना बढ़ जाता है, बनना कम हो जाता है। इसको मेटाबॉलिज्म तो केवल डाइजेशन के कंटेक्स्ट में यूज होता है ना भैया? चयापचय क्रिया कहते हैं इसको, मुझे लगता है यही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अंकल नहीं होगा। नहीं अंकल, योगेश अंकल सही कह रहे हैं। वो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सारी चीजों को लेके करते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि वो सिर्फ डाइजेशन को लेके, वो पूरा प्रस्थापन वाली जो पूरी प्रक्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म में ही काउंट करते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे किसी का डाइजेशन कमजोर होता है तो हम बोलते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म ठीक करना होगा। नहीं, उसमें मेटाबॉलिज्म का वही मतलब है कि शरीर उसको ठीक से
जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसको ठीक से नए सेल्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, मतलब जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको फटाफट सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, नई चीज से नहीं बना पा रहा, तो उसके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। डाइजेशन हो गया और जो भी खाना खाया उससे न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन उस न्यूट्रिशन से शरीर में ग्रोथ नहीं हुई, तो बोला मेटाबॉलिज्म स्लो। माने पूर्णता के अर्थ में बात है, पूरे शरीर को लेके। मेटाबॉलिज्म एक अलग चीज है, और ये जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो से सेल बनने का प्रक्रिया अलग अलग बात है। मुझे लग रहा था कि लेकिन ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो बोन मेरो भी कमजोर होता है ना, जिसको धातु क्षय भी बोलते हैं, जिसको धातु क्षय कहते हैं। तो रस तंत्र से मांस तंत्र बनता है, मांस तंत्र से मज्जा तंत्र बनता है, रस मांस मज्जा तंत्र से अस्थि हड्डियां बनती हैं, उससे स्नायु बनते हैं, और रक्त तंत्र व बसा तंत्र है ना। इन 7 तंत्र विधि से अन्नाशय, पक्वाशय, प्राणाशय, रसाशय, मूत्राशय, मलाशय और गर्भाशय बनता है। इसी को कह रहे हैं आशय रसादि तंत्र विधि। ये परिभाषा संहिता में दिया हुआ है, आशय रस आदि तंत्र विधि। ठीक है, ठीक है भैया। हेलो, हाँ जी, कोई और पूछ रहा था कुछ? नहीं भैया, वो रस से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से ये जो परिभाषा संहिता में पेज 41 पे दिया हुआ है, उसका टाइटल है आशय रसादि तंत्र विधि। तो उसमें लिखा है रस तंत्र से मांस तंत्र, मांस तंत्र से मज्जा तंत्र, रस मांस मज्जा तंत्र से अस्थि, अस्थि से और रक्त तंत्र व बसा तंत्र। इन 7 तंत्र विधि से अन्नाशय, पक्वाशय, प्राणाशय, रसाशय, मूत्राशय, मलाशय, गर्भाशय आदि रचनाएं हैं। इसको कह रहे हैं आशय रसादि तंत्र विधि। ऐसा ठीक है। तो ये जो आशय है ना, ये बना रहता है। मूल रूप से जो आशय है वो परमाणु में ही बना रहता है, परमाणु अणु की क्रिया में बना रहता है, जो इसी को हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, है ना। तो केवल भागीदारी को समझाने के लिए जो है ना, शरीर का मैंने उदाहरण दिया कि शरीर में जो सभी प्रकार के खनिज हैं, रसायन हैं, हाँ, इन सब की भागीदारी रहती है, और जो उससे विकसित हुई रचनाएं होती हैं, जिनको हम लोग अंग अवयव कह रहे हैं, परस्पर पूरकता के रूप में आशय समाया रहता है। आशय क्या है? व्यवस्था के रूप में और व्यवस्था में भागीदारी करना। हर तंत्र जो है अपनी व्यवस्था में बना रहता है और बाकी जो शरीर की समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। तो इस अर्थ में व्यवस्था और भागीदारी स्पष्ट होती है, पूर्वक की आचरण स्पष्ट होता है, और आचरण के मूल में अणु परमाणुओं का आशय प्रक्रिया, पूरक होने की प्रक्रिया का जो आशय है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, और ये जो पूरक होने की प्रक्रिया का जो आशय संपन्नता है, इसके मूल में सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में जो व्यापक वस्तु की पारगामिता या संप्रक्तता है, वही उसका एकमात्र कारण स्पष्ट होता है। ठीक है, बढ़िया भैया। ठीक है भैया। तो फिर ये हुआ कि आवेशित होने के फलस्वरूप ही किसी परमाणु से विस्थापित होना संभव होता है, वह अंश किसी परमाणु में समा जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम जो है प्रस्थापन है। इस प्रकार विस्थापित होने के बाद विस्थापित परमाणु स्वभाव गति में होता है, और प्रस्थापित परमाणु अंश को समा लेने के बाद उत्सर्जित होकर स्वभाव गति प्रतिष्ठा में होता है। यही रासायनिक क्रियाओं में भी होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं, तो पानी जो है अपनी स्वभाव गति में रहता है ना। पानी स्वभाव गति में रहते हुए एक नए आचरण को पैदा करता है, यानी वो नए आचरण के रूप में उत्सर्जित होता है। ऐसा भी अपन भाषा बोल सकते हैं। तो ये जो स्वभाव गति प्रतिष्ठा है, स्वभाव गति आदत
स्वभावगति प्रतिष्ठा में ही हर परमाणु अणु अणु रचनाएं निश्चित आचरण को संपन्न करता हुआ स्पष्ट होता है। तो जब भी कोई अनिश्चित आचरण होता है ना, इसका मतलब है कि स्वभाव गति में नहीं है। ये स्वभाव गति को बनाए रखने का काम प्राकृतिक नियम करते हैं ना। प्राकृतिक, जैसे शरीर जो है प्राकृतिक नियम से ही शरीर रहता है, तो उसमें केवल अणु परमाणु की क्रिया नहीं रहती है, उसमें जो भौतिक प्रभाव रहते हैं उनका भी योगदान रहता है। जैसे ताप है, दाब है, उनका भी योगदान रहता है। तो जैसे मानव शरीर में ताप का संतुलन होता है और ताप के संतुलन को बनाए रखने का मैकेनिज्म होता है ना, और ये मैकेनिज्म जो है वही जिसको अपन कह रहे हैं कि पूरक होने की जो प्रक्रिया का आशय होता है हर क्रिया में, हर अंग में, हर अवयव में, और अवयव के भी मूल में जो जिसको हम लोग कह रहे हैं रसायनों में, है ना, उसके भी मूल में अणुओं में, अणुओं के भी मूल में परमाणु में ये आशय बना रहता है ना, पूरकता का आशय बना रहता है। उसी अर्थ में मानव शरीर रचना की संपूर्ण क्रिया संचालित होती है। ठीक है भैया? हाँ भैया, भैया यहाँ, हाँ जी भैया, ये जो यहाँ जो अपने आवेशित परमाणु की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है ये भूखा परमाणु जो है उसको आवेशित नहीं बताया है यहाँ पर, अजीर्ण को बोला है। अजीर्ण ही परमाणु जो है वो ही आवेशित रहता है। हाँ, और उसमें भूखा वाला तो समा लेता है। हाँ, भूखा वाला समा लेता है, लेकिन उसको आवेशित नहीं बताया है। भूखा वाला है ना, अंशों को समा के उत्सवित हो जाता है, और वो जो है आवेशित परमाणु वो स्वभाव गति में इसमें ज्यादा होता है, अजीर्ण होता है, उसको आवेशित बोला, आवेशित कहा है। ठीक है, आपने सही बोला। ठीक है। स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही हर परमाणु अणु अणु रचनाएं निश्चित आचरण को संपन्न करता हुआ स्पष्ट होता है। निश्चित आचरण ही व्यवस्था का प्रमाण है। तो इस क्रम में विकास का आशय समाहित रहता है ना। तो निश्चित आचरण ही व्यवस्था का प्रमाण है। इस क्रम में विकास का आशय व्यवस्था पूर्वक ही विकास होता है, अव्यवस्था पूर्वक ह्रास होता है। ठीक है। ये जो आप ये मैं बोल रहा था कि ये जो आवेश का बात हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और एक आवेश विद्या में बोला गया है, वो दोनों समझ में नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग या उसी जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ही आवेश केवल बोला जा रहा है? ह्रास और विकास को। अच्छा, ह्रास जो है वो आवेश के कारण से होता है, और विकास पूर्वक उत्सवित होना होता है, उत्साह होता है विकास पूर्वक। जी ठीक है जी। तो अपना ये चैप्टर पूरा हो गया। हाँ भैया, एक प्रश्न मेरा था, जो अनिश्चित आचरण आपने बोला कि अनिश्चित आचरण है तो अव्यवस्था को दर्शाता है। हाँ जी। तो जैसे शरीर बीमार पड़ गया या सपोज कैंसर वगैरह जो है, ये इसको अपन अनिश्चित ही बोलेंगे, अनिश्चित आचरण है ये परमाणु का, मतलब जो भी परमाणु का नहीं है ना, क्योंकि कैंसर होना स्वभाव गति नहीं है ना। हाँ, यह संतुलन है। अनिश्चित आचरण तो हमेशा निश्चित ही रहेगा उनका। हाँ, संतुलन है ये। अच्छा, संतुलन बिगड़ने से आचरण अनिश्चित होगा, ऐसा? भाई जो स्वस्थ शरीर है वही स्वभाव गति होगा ना जी, वो तो निश्चित हो गया आचरण स्वस्थ तो शरीर। जो शरीर में रोग है, इसका मतलब शरीर की व्यवस्था में जो मानव को भागीदारी करना थी वो नहीं कर रहा है। इसी अर्थ में तो रोग हैं सारे। ठीक है, आगे पढ़ें। ठीक है। विकास क्रम। तो विकास क्रम में अनेक प्रजाति के अणु परमाणु अणु रचित रचनाएं सुस्पष्ट हैं, जैसे धरती एवं अनेक ग्रह गोल अस्तित्व में विद्यमान है। विकास क्रम में अनेक प्रजाति के अणु परमाणु अणु रचित रचनाएं सुस्पष्ट हैं, जैसे धरती एवं अनेक ग्रह गोल अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी रचनाएं ठोस तरल विरल के रूप में वर्तमान हैं। इस धरती पर ये तीनों स्थितियां सुस्पष्ट हैं। इनमें से तरल वस्तु के रूप में जो पानी है वही सर्वप्रथम यौगिक क्रिया का वैभव है। पानी का धरती के संयोग के आधार पर अम्ल और क्षार होना पाया जाता है। इनका निश्चित मात्रा तक उदय होने के बाद ही, यानी पानी का निश्चित मात्रा में और अम्ल क्षार का निश्चित मात्रा में उदय होने के बाद ही ब्रह्मांडीय ऊष्मा के संयोजन से
प्रतिबिंबन प्रभाव से पुष्टि रचना तत्व के रूप में द्रव्य रचनाएं होना पानी में पाया जाता है। तो पहले ये कहा कि सभी रचनाएं ठोस, तरल और विरल के रूप में हैं। फिर इसके बाद कहा कि तरल वस्तु के रूप में जो पानी है वो सर्वप्रथम यौगिक क्रिया का वैभव है। फिर इसके बाद बताया कि पानी का धरती के संयोग के आधार पर अम्ल और क्षार और अम्ल और क्षार इनका निश्चित मात्रा तक उदय होने के बाद ब्रह्मांडीय ऊष्मा के संयोजन से पुष्टि तत्व और रचना तत्व के रूप में द्रव्य रचनाएं, यानी जिनको हम लोग प्राण कोशाएं कह रहे हैं, है ना, होना पानी में पाया जाता है। सबसे पहले वो पानी में ही बनती है। इसके मूल रूप को काई कहते हैं, काई एल्गी बोलते हैं ना। ऐसे काई के अनंतर ही प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं एक कोशीय, बहुकोशीय, है ना, द्विकोशीय, बहुकोशीय विधि से घटित हो चुकी है। यह एक रचना में विकास क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है? क्या काई को क्या भैया, क्या बोला आपने? एल्गी, एल्गी, एल्गी। ये जो पानी में जो हरी हरी होती है ना, काई, जिसको चिकनी हो जाती है, काई नहीं समझते आप लोग? क्या बोलते? अच्छा, वो जो पानी में बेसिकली वो जो स्मेल आने लगती है, हरा हरा। हरा हरा, हाँ, ठीक। पानी और स्लिपरी रहता है। एलगी कहते हैं, एलगी। एल्गी, हाँ, एलगी कहते हैं, गुजराती में लील कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो बताया कि ऐसी काइयों के अनंतर, मतलब ये काइयें ही कई प्रकार की काई होती हैं, तो उन्हीं के अनंतर जो है फिर अग्रिम रचनाएं बनती हैं। प्रतिबिंबन किसका बोल रहे हैं? ब्रह्मांडी ऊष्मा का भी है? ब्रह्मांडीय जो ऊष्मा है या ब्रह्मांडीय तरंग है, जो भी आप कहें, ब्रह्मांडीय किरण है, ब्रह्मांडीय किरणें हैं। तो एक्चुअली किरण के रूप में कोई वो वस्तु नहीं होती है ना। तो ऊष्मा बताया है भैया यहाँ, ब्रह्मांडीय ऊष्मा। हाँ ठीक है, वो ब्रह्मांडीय ऊष्मा बोला है। तो ऊष्मा का जो परावर्तन होता है, तो जो अनंत जो इकाइयां हैं, अनंत इकाइयां जो हैं परस्पर प्रतिबिंबित रहती हैं। तो ये जो परस्पर प्रतिबिंबित रहती हैं, उसका जो सम्मिलित प्रभाव है उसको ब्रह्मांडीय ऊष्मा कह रहे हैं। उसी को ब्रह्मांडीय किरण भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो वहां कोई वस्तु के रूप में नहीं रहती, वो प्रभाव के रूप में रहती है ना। और ये प्रभाव जो है प्रतिबिंबन के रूप में रहता है। ठीक है, इस पे काफी बात वहां पर भी आई है व्यवहार दर्शन में, और कुछ बात भौतिकवाद में भी आई है। ठीक है भैया। फिर भी यदि स्पष्ट नहीं होगा तो अपन इस पे चर्चा कर सकते हैं, इस पे और विस्तार से। तो अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहा कि इसके मूल रूप में जो काई कहा जाता है, ऐसी काइयों के अनंतर प्राण कोशाओं से रचित एक कोशी, बहुकोशी, द्विकोशी, बहुकोशी विधि से घटित हो चुकी हैं। यह एक रचना में विकास क्रम को प्रदर्शित करता है। फिर आगे लिखा है कि यह धरती अपने में मृदा, पाषाण, मणि, धातु के रूप में बड़ी रचना के रूप में विद्यमान है। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस है, यौगिक क्रिया वैभव के रूप में प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं को वनस्पति संसार कहा। ये सभी वनस्पति संसार धरती से अभिन्न रहते ही हैं। अभिन्न रहते हैं यानी धरती से अलग नहीं रहते हैं ना, धरती में ही रहते हैं, यानी धरती के साथ जुड़े ही रहते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि धरती के रूप में वैभवित द्रव्यों के संयोजन से ही यौगिक क्रिया वैभव संपन्न होना और इसके मूल स्वरूप से भिन्न व्यक्त होने का उत्सव होना होता है। तो ये धरती से जुड़े रहते हैं, इसी से ये स्पष्ट होता है कि धरती के रूप में वैभवित द्रव्यों के संयोजन से ही तो ये वनस्पतियां बनती हैं, जो जड़ें जो हैं उससे जो धरती के वैभव से अपने लिए पोषक द्रव्यों का को ग्रहण करती हैं। उससे जो यौगिक क्रिया का वैभव संपन्न होता है, उसी
उसके मूल रूप से भिन्न, जो कि पदार्थावस्था के मूल रूप से भिन्न है ना, उस रूप में व्यक्त होते हैं, और उस रूप में व्यक्त होने को ही उत्सव होना कह रहे हैं। इसी को रासायनिक उर्मी भी कहते हैं। रासायनिक द्रव्यों के उत्सव को हम उर्मी कह रहे हैं, ऐसा है। रासायनिक द्रव्यों के उत्सव को उर्मी कह रहे हैं। तो रासायनिक द्रव्यों में जो उत्सव है वो किस लिए है? तो अग्रिम रचना के लिए, यानी विकास क्रम के लिए। फिर है कि हर प्राण कोशा में प्राण सूत्रों का होना पाया जाता है। हर प्राण कोशा में प्राण सूत्रों का होना पाया जाता है। इसी में रचना तत्व, पुष्टि तत्व निश्चित मात्रा में समाया रहता है। तो प्राण कोशा में प्राण सूत्र है, और प्राण सूत्र में रचना तत्व, पुष्टि, ये प्राण कोशा में ही रचना तत्व, पुष्टि तत्व निश्चित मात्रा में समाया रहता है। और रचना विधि इसमें अंतर्निहित रहती है ना, तो रचना विधि इसमें निहित रहती है। ऐसे प्राण सूत्र अपने में श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, इनमें अपने जैसे सूत्रों को विपुलीकरण करने का उत्सव बना रहता है। इनके रासायनिक द्रव्यों की उपलब्धि निश्चित ऊष्मा का योग आवश्यक रहता है। तो ये सारी चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा, है ना। तो हर प्राण कोशा में प्राण सूत्रों का होना पाया जाता है। प्राण सूत्र अपने में श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। इन्हीं प्राण कोशाओं में रचना तत्व, पुष्टि तत्व जो है निश्चित मात्रा में रहते हैं, और उसमें एक रचना विधि रहती है। और रचना विधि के कारण से और प्राण सूत्रों के योगफल में ये प्राण कोशाओं का विपुलीकरण करने के लिए उत्सव बना रहता है। इसके लिए रासायनिक द्रव्यों की उपलब्धि निश्चित ऊष्मा का योग आवश्यक है। तो रासायनिक द्रव्यों की उपलब्धि भी जरूरी है, और निश्चित मात्रा में ऊष्मा, क्योंकि यदि ऊष्मा ज्यादा हो गई है तब भी नहीं होगा, ऊष्मा कम हो गई है तब भी नहीं होगा। तो निश्चित ऊष्मा का योग जो है वो आवश्यक होता है। ऐसी प्राण कोशाएं जीवों और मनुष्य के शरीर की हड्डी के पोलों में भरे हुए रसों में निर्मित होना पाया जाता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं ना। ऐसी प्राण कोशाएं जीवों और मनुष्य के शरीर की हड्डियों के पोल में भरे रसों में निर्मित होना पाया जाता है, और यह शरीर की आवश्यकता अनुसार वितरित होता रहता है। तो हड्डियों के पोलों में ये बनता है, और इसके बाद शरीर में जिस अंग अवयव को इसकी आवश्यकता होती है उस अनुसार इसमें वितरित होने का स्वयं स्फूर्त प्रणाली रहती है ना। इसी के साथ प्राण सूत्रों के संयोजन वश अनेक सूत्र और कोशा निर्मित होते हैं। तो ये जो प्राण सूत्र है, यानी जो प्राण वायु है, तो प्राण वायु के संयोजन से ये प्राण सूत्र, प्राण कोशा निर्मित होते रहते हैं। अनेक सूत्र और कोशाएं जो हैं वो निर्मित होते रहते हैं। इसी को शरीर का क्रिया कह रहे हैं। तो इसीलिए यदि प्राण की कमी हो जाए, उस स्थिति में ये जो प्रक्रिया है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए प्राण सूत्रों का या प्राण का सर्वाधिक महत्व है शरीर में। फलस्वरूप ऐसी, प्राण सूत्र क्या बताया आपने? प्राण सूत्र का मतलब जो प्राण वायु है। अच्छा, प्राण वायु को ये प्राण सूत्र कह रहे हैं। हाँ, प्राण वायु सूत्रित होती है सभी क्रियाकलापों में। अच्छा अच्छा, उसको प्राण सूत्र हो गया। हाँ, मतलब हम लोग जो वायु लेते हैं ना, हम नाक से श्वास लेते हैं। तो ये जो श्वास लेते हैं, ये वायु जो है जाके इसमें से जो हमारे लिए उपयोगी वायु है, इसको एब्जॉर्ब करने का एक मैकेनिज्म है ना। वो वायु जो है फिर रक्त में पहुंचती है, और रक्त से वो सभी जगह पहुंचती है शरीर में, जहां जहां होती है। तो ये जो सभी जगह पहुंचने की जो एक प्रक्रिया प्रणाली है, उसी को सूत्र बोलते हैं। अच्छा। सूत्र का मतलब होता है जहां एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। तो यदि ये प्राण वायु जो है जिस जगह पे नहीं पहुंचती है ना, वहीं पे रोग होता है। जैसे मान लीजिए कि ब्रेन में थकान आती है ना, ब्रेन में थकान आती है, उसका मूल कारण ये है कि वहाँ प्राण वायु नहीं जा रही। तो इसीलिए हम लोग प्राणायाम आदि करते हैं ताकि उससे प्राण जो है वो ब्रेन में पहुंचे।
यदि ब्रेन में प्राणवायु की कमी रहती है तो ब्रेन का जो क्रिया है वो शिथिल हो जाता है। वैसे ही जो बाकी अंग अवयव हैं, यदि वहां प्राणवायु नहीं रहती, क्योंकि प्राणवायु बल शोषक भी है ना, बल का पोषण करने वाली है, तो बल का पोषण करती है, इसीलिए जो है उस सभी अंगों को क्रिया करने के लिए बल चाहिए ना। तो इस तरीके से प्राण जो है वो सूत्रित होते हैं। तो प्राण सूत्रों के संयोजन से, मतलब ये आपस में जो संयोजन पूर्वक जो एक प्रक्रिया बन जाती है, उसी प्रक्रिया में अनेक सूत्र और कोशिकाएं निर्मित होती हैं। फलस्वरूप ऐसी कोशिकाएं रासायनिक द्रव्यों के साथ रक्त के रूप में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए, है ना, शरीर की रचना में कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। तो यही कोशिकाएं रासायनिक द्रव्यों के साथ, तो ऐसी कोशिकाएं रासायनिक द्रव्यों के साथ रक्त के रूप में, रक्त में रहती हैं, है ना। तो बोन मैरो से रक्त में आती हैं, है ना, और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए शरीर रचना में कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है। वनस्पति, ये कोशिकाएं मतलब ऑर्गन, जो बॉडी ऑर्गन्स हो गए वो? नहीं, ऑर्गन नहीं, कोशिकाएं मतलब प्राण कोशिकाएं, सेल जिसको। अच्छा, सेल ही बात कर रहे हैं हम लोग रक्त में व्हाइट सेल और रेड सेल बोलते हैं ना। जी जी जी, ठीक है। तो वो जो सेल होती हैं वो रासायनिक द्रव्यों के साथ रक्त के रूप में, है ना, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए, मतलब जो प्राण, जो व्हाइट सेल है, रेड सेल है, अपने को बनाए रखते हुए शरीर की रचना में कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए यदि ब्लड में यदि व्हाइट सेल और रेड सेल आदि कम हो जाते हैं तो शरीर और शरीर के अंगों का क्रियाकलाप जो है वो शिथिल हो जाता है, रुग्ण हो जाता है ना, उसकी क्रिया जो है वो नहीं होती। तो इससे, इसी से पता लगता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये पता लगता है। मतलब शरीर की क्रियाकलाप में कितने सारी चीजों के योगफल में क्रियाकलाप होता है। एक बार बाबा जी ने कहीं इसको लिखा है कि यदि यही स्पष्ट हो जाए तो व्यक्तिवाद समाप्त हो जाएगा। तो लोग अपने को बहुत तोपची माने रहते हैं ना कि हम सब कर लेंगे। तो बेसिकली अस्तित्व से अस्तित्व समझने के बाद ये पता लगता है कि मानव में ये जो व्यक्तिवाद है ये अहंकार का चरमोत्कर्ष मात्र है बस, है ना, क्योंकि संपूर्ण क्रियाकलाप तो सहअस्तित्व में, यानी परस्पर पूरकता के रूप में ही स्पष्ट होता है। ठीक है। वनस्पति संसार में रस संचार तंत्रणा में पत्ती और जड़ की क्रियाकलाप से रस संचय होता है। तो वनस्पति संसार में ये जो रस संचार तंत्रणा जो है वो दो तरीके से होती है, पत्ती से और जड़ों से होती है। पत्ती और जड़ की क्रियाकलाप से रस संचय होता है, फलस्वरूप प्राण कोशिकाएं बनती हैं, है ना। इस प्रकार रचनाओं में विकास प्रवृत्ति प्राण कोशिकाओं में समाहित रहना सुस्पष्ट है। तो इस तरीके से रचनाएं स्पष्ट हैं और रचनाओं में विकास प्रवृत्ति प्राण कोशिकाओं में समाहित रहना सुस्पष्ट है। इसका प्रमाण रचनाओं में विविधता ही है। वर्तमान में पाई जाने वाली विभिन्न रचनाओं में विकास क्रम की गवाही है। इस क्रम में मनुष्य शरीर रचना तक वैभव इस धरती पर स्पष्ट हो चुका है। तो इसी क्रम में जीव शरीर है और इसी क्रम में मानव शरीर का वैभव इस धरती पर स्पष्ट हो। प्राण कोशिकाओं से रचनाएं छोटे बड़े पेड़ों, छोटे बड़े पौधे, वृक्ष, लता, गुल्म के रूप में होते हुए आगे छोटे बड़े जीवों के शरीर के रूप में अपने को स्पष्ट करती है। वनस्पति संसार की रचनाओं में कार्यरत प्राण कोशिकाएं विकसित होकर रचना विधि में परिवर्तन को व्यक्त करती हैं। जो जीव शरीर संसार की रचनाएं हैं वह भी मनुष्य शरीर तक की रचना का आधार बनती है, यह सुस्पष्ट है। फिर आगे कहा कि पृथ्वी में 4 अवस्थाएं द्रष्टव्य हैं, जिनमें पदार्थावस्था मृदा पाषाण आदि के रूप में है, प्राणावस्था जो पेड़ पौधे वनस्पति संसार के रूप में है, और जीवावस्था ज्ञानावस्था जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में द्रष्टव्य है। फिर मृदा मतलब तो मिट्टी हो गई, पाषाण ये जो पत्थर है। अच्छा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक।
फिर इसके बाद ये कहा कि प्राणावस्था जीवावस्था के शरीर रचना में स्वेदस संसार का होना पाया जाता है। यह ऐसे देखने को मिलता है कि वनस्पति संसार का अवशेष, सूखे पत्ते आदि जब एकत्रित होते हैं तो पानी और ऊष्मा पाकर उनमें भुनगी कीड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं। यही आगे अंडज संसार के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस विधि से ये गुणवत्ता को स्थापित करता हुआ देखने को मिलता है। तो पहले स्वेदस संसार बनता है, फिर अंडज संसार बनता है ना। और फिर ये लिखा है कि ये जो स्वेदस संसार है इसमें जलचर, भूचर, नवचर के रूप में देखने को मिलता है। और अंडज संसार जो है स्वेदस संसार से बलवती होता है ना। तो बलवती होते हुए आकाश में उड़ता हुआ पक्षी के रूप में बड़े बड़े जलचरों, भूचरों के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे अंडज संसार से पिंडज संसार को जोड़ता है। ऐसे अंडज संसार पिंडज संसार को जोड़ता है। पिंडज संसार में अंडज संसार से विकसित रचना है। तो ये क्रमशः जो है ना, स्वेदस, पिंडज, अंडज जो है ये क्रमशः विकसित रचनाएं हैं। भैया एक बार ये स्वदेज, अंडज, पिंडज थोड़ा बताएंगे? ये जो अमीबा जिसको कहते हैं ना, वो अमीबा जैसी जितनी भी रचनाएं हैं ना, जो चिकना चिकना पदार्थ होता है वो सबको स्वेदज कहते हैं। अच्छा। और उसी जो चिकने पदार्थ में जितने भी प्रकार के जीव बनते हैं ना, वो सब स्वेदज जीव कहलाते हैं। ठीक है। जिसको अपन कहें कि वनस्पतियों का जो पसीना है उस रूप में होता है ना। वनस्पतियों के सड़ने से जो भी कुछ द्रव्य बनते हैं, उन द्रव्यों में ये स्वेदज संसार के रूप में जो है ना सब कीड़े मकोड़े बनते हैं। बहुत सारे पानी में भी बन जाते हैं और जल में, इसमें भी, जमीन में भी बन जाते हैं, आकाश में भी बन जाते हैं। तो भैया ये किसी अंडे से नहीं बनते, ये मतलब डायरेक्ट पत्तियों से? हाँ, बिना अंडे के बनते हैं। अच्छा। अंडे वाली चीज इसके बाद आती है ना, अंडज संसार। इन्हीं में विकास होके फिर अंडज संसार बनता है। संसार में ही विकास होके पिंडज संसार। तो पिंडज, और ये जो विकास होता है इसमें क्रमशः उसमें ज्यादा बल होता है। स्वेदज से ज्यादा बलशाली अंडज होते हैं, अंडज से ज्यादा बलशाली पिंडज होते हैं। तो पिंडज संसार अपने में अंडज संसार से विकसित रचनाएं हैं। अंडज पिंडज संसार के उपरांत रासायनिक द्रव्यों का विश्लेषण सप्त धातु के रूप में होना पाया जाता है। तो जब अंडज और पिंडज संसार में ही ये सप्त धातुएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अभी जिनकी बात की थी ना सप्त धातु की, मनुष्य शरीर रचना तक सुस्पष्ट रहती है। तो ये जो रासायनिक द्रव्यों का विश्लेषण संश्लेषण पूर्वक जो है सप्त धातुओं के रूप में होता हुआ मानव शरीर रचना तक सुस्पष्ट होता है। इन सारे रचनाओं का क्रम मनुष्य शरीर के अध्ययन से यही स्पष्ट लगता है, यही पता लगता है कि मनुष्य शरीर में मेधस रचना की समृद्धि पूर्णतया सुस्पष्ट हुई है। इन सारे रचनाओं का क्रम और मनुष्य शरीर के अध्ययन से यही पता लगता है कि मनुष्य शरीर में मेधस रचना की समृद्धि पूर्णतया सुस्पष्ट हुई है। इसका प्रमाण यही है कि मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और तृप्ति के रूप में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने को मेधस के माध्यम से व्यक्त योग्य इकाई है। मनुष्येतर संसार, टाइम कम बचा है, अभी 5-6 मिनट है, ये वाला अध्याय पूरा हो जाएगा, है ना। ये स्पष्ट हो गया ना? इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं भैया, ठीक है। इसको हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं अलग अलग जगह। फिर मनुष्येतर संसार जो है, उस जो मनुष्य से इतर जो संसार है उसमें पहचानना, निर्वाह करना तक ही सीमित है, जबकि मानव में जानना, मानना, है ना, अतिरिक्त आ गया है। पहचानना, निर्वाह करने का आधार भी बल संपन्नता ही है। यही ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता जीवंत
स्वस्थ मनुष्य में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। यह मेधस तंत्र समृद्ध होने की गवाही है। तो जो सबसे विकसित जो तंत्र है, जिसको मेधस तंत्र कह रहे हैं, उसके विकसित होने से मानव में पहचानना, निर्वाह करना, मानने से आगे जानने तक का संपन्नता देखने को मिलती है ना। उक्त विधि से रचनाओं में विकास होने की रूपरेखा विदित है। इससे पहले यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि परमाणु में ही विकास होता है। ऐसे विकसित परमाणु गठन पूर्ण होते हैं। यही चैतन्य इकाई है, यही जीवन है। जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखते हुए समझदारी को प्रमाणित करता है। ठीक है, यहाँ पर अपना ये दूसरा जो चैप्टर था वो पूरा हो गया भैया। तो इसमें मूल बात समझने की ये है कि जो परमाणु में जो व्यवस्था सूत्र है, अस्तित्व से जो व्यवस्था सूत्र है, वो कैसे मनुष्य शरीर तक पहुंचता है ना। मनुष्य शरीर तक पहुंच के अब व्यवस्था होने को प्रमाणित करता है। तो इस सूत्र को पकड़ के ही अस्तित्व से अस्तित्व को, है ना, हम लोग व्यवस्था के अर्थ में स्पष्ट हो सकते। हाँ जी, बताइए भैया। इसमें जो ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता की बात की है और ये जानने मानने की जो बात की है, ये तो जीवन का क्रियाकलाप है ना भैया। ये मेधस से क्यों जोड़ा इसको? क्योंकि मेधस तो एक स्थूल में आ गया, मतलब ये तो शरीर में आ गया ना। हाँ, लेकिन कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता तो जीवन का है, वो जीवन परमाणु का पार्ट है ये। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन बिना समृद्ध मेधस के नहीं हो सकता ना। समृद्धि पूर्ण मेधस के, जैसे मेधस तो जीव संसार में भी है, लेकिन वहां पे जानने मानने का प्रमाण नहीं आ रहा है, मानने तक आ रहा है, वो भी आंशिक रूप में मानना आ रहा है ना। तो मानव में जानना मानना पूर्ण हो रहा है, इसका मतलब है कुछ चेंज हुआ जीव शरीर और मानव शरीर में। तो वो जो चेंज हुआ यानी कुछ तो विकसित हुआ, जो भी अच्छा, विकास के रूप में दिखाया। जी जी। वो विकसित क्या चीज हुई है ना। तो पता लगा कि ब्रेन डेवलप हुआ। तो जीव संसार की तुलना में मानव का जो ब्रेन है वो ज्यादा विकसित हुआ, इसीलिए जीवन जो है जानने मानने को प्रमाणित कर पा रहा है। ठीक है। जीव संसार में नहीं कर पा रहा। यानी क्या चीज को प्रमाणित नहीं कर पा रहा? कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता जीव संसार नहीं कर पा रहा। ठीक है योगेश भाई? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अरविंद भाई ठीक है? हाँ भैया, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी यहाँ पर अपन लोग रुकते हैं, थोड़ी देर अपन और कुछ चर्चा करते हैं। बताइए कुछ और। जी, कल से आप समय 1 बजे से शुरू होने के लिए। तो अभी 25 लोग हैं, पूछिए, सबकी सहमति हो तो किया जाए। ये अपने ऐसा सोचा था ना, 3 तारीख को ये उनका जो डिसीजन आएगा, उसमें फिर क्या डिसीजन आता है उस पर हम लोग आगे का सब तय करेंगे, ऐसी बात हुई थी।